बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआ पढ़ लें पहले। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज जो है हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे, सिंगल फेज़ एसी सर्किट्स। ठीक है, तो ये जो है हमने शुरू तो किया था लेकिन वो है सही तरह कंप्लीट नहीं था हो पाया, तो आज उसको हम जो है वो कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो सिंगल फेज़ एसी सर्किट से क्या मुराद है कि ये ऐसा सर्किट है जिसमें अल्टरनेटिंग करंट इस्तेमाल होगी और सिंगल फेज़ वोल्टेज इस्तेमाल होंगे। जैसे कि आपको पता है कि जो पाकिस्तान के अंदर दो तरह के सिस्टम जो है वो राइज है, सिंगल फेज़ और थ्री फेज़। सिंगल फेज़ में जो स्टैंडर्ड वोल्टेजेस हैं वो 220 वोल्ट्स हैं और थ्री फेज़ में 380 वोल्ट्स जो है वो स्टैंडर्ड वोल्टेज हैं, और जो फ्रीक्वेंसी है वो दोनों सूरतों में 50 हर्ट्ज़ की है। ठीक है जी, तो आज अभी जो है हम उसका पहला जो पार्ट है प्योरली रेजिस्टिव एसी सर्किट, ठीक है, वो स्टार्ट करेंगे। तो जो बेसिकली एसी सर्किट्स हैं, जैसे कि आपको बताया था कि ये तीन तरह के होते हैं। ठीक है, प्योरली रेजिस्टिव हैं, प्योरली इंडक्टिव हैं और कैपेसिटिव हैं। आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रिकल जो लोड्स हैं उसकी कितनी अक़साम है, तो आपने तीन तरह की बतानी है कि रेजिस्टिव लोड है, इंडक्टिव लोड है और कैपेसिटिव लोड है। ठीक है, तो अभी जो रेजिस्टिव लोड है उसमें से जब अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो है वो गुजारे जाएंगे तो उनका क्या बिहेवियर होगा उसको हम अभी देखेंगे। ठीक है, तो जो सिंगल फेज़ एसी सर्किट है उसकी शक्ल कुछ इस तरह से नज़र आएगी जो प्योरली रेजिस्टिव है। इसमें देखें कि जैसे कि ये एसी वोल्टेज है वी ऑफ टी, यानी कि इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इज इक्वल्स टू वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, तो ये वोल्टेजेस प्रोवाइड किए हुए हैं हमने सिंगल फेज़, और ये एक रेजिस्टेंस है जिसमें से जो है वो करंट गुजार रहे हैं, और इन वोल्टेजेस की वजह से इस सर्किट में से गुजरने वाला जो करंट है उसको आई एफ टी कह दिए। ठीक है, साथ टी लिखने का मकसद है कि ये इंस्टेंटेनियस है। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है और इंस्टेंटेनियस करंट। ठीक है, अच्छा, अभी हम सपोज़ करते हैं कि जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है ये वी ऑफ टी इज़ इक्वल्स टू वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी, ये कोई भी जो इंस्टेंटेनियस साइनोसाइडल वोल्टेज है उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है। ठीक है, कि इंस्टेंटेनियस वोल्टेज जो है वो बराबर होंगे मैक्सिमम वोल्टेज यानी कि पीक वोल्टेज वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी। ओमेगा जैसे कि आपको बताया था कि ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और टी फॉर टाइम। ठीक है, अच्छा, जब हम इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इस सर्किट जो कि ये आपको दिखाया अभी, इसमें से इंस्टेंटेनियस वोल्टेज जब हम गुजारेंगे तो इस इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की वजह से सर्किट में करंट गुजरेगा। अब जो करंट है इंस्टेंटेनियस करंट है तो ये बराबर होगा इंस्टेंटेनियस वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। ठीक है, जैसे कि हमने ओहम लॉ में पढ़ा हुआ है। अब इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की जो वैल्यू है वो वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी है, हमने यहाँ पर पुट कर दी वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी डिवाइडेड बाई आर एज इट इज़ आ गया। ठीक है, अब मैक्सिमम वोल्टेज को रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बनेगा, मैक्सिमम करंट आ जाएगी। ठीक है, बात समझ आ गई। तो मैक्सिमम करंट उस वक्त होगी जब साइन ऑफ ओमेगा टी की वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगी। जब साइन ऑफ ओमेगा टी 1 हो गया तो ये वोल्टेज का हो जाएंगे उस वक्त मैक्सिमम होंगे। तो इसकी जगह से हम वी एम ओवर आर की बजाय हम क्या लिख सकते हैं, आई एम। तो इस तरह इंस्टेंटेनियस करंट की जो इक्वेशन है वो क्या बनेगी, आई ऑफ टी इज़ इक्वल्स टू आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है जी, अब ये जो दोनों इक्वेशन हैं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो जैसे कि हम देखते हैं कि इनके अंदर कोई भी जो है वो फेज़ का डिफरेंस मौजूद नहीं है। इसके जो साइन वेव है उसकी भी इक्वेशन इसी तरह साइन ऑफ ओमेगा टी आ रहा है, और इसमें भी साइन ऑफ ओमेगा टी है, कोई भी फेज़ डिफरेंस नहीं है। ठीक है, जब फेज़ डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो उसका क्या मतलब है कि दोनों के दोनों क्या होंगे,
वेरी गुड, इन फेज़ होंगे, ठीक है। यानी कि इसको मैं इस तरह भी लिख सकता था, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस ज़ीरो, ठीक है, यहाँ ओमेगा टी प्लस ज़ीरो इधर भी लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि वो ज़ीरो लिखा नहीं जाता तो इसलिए इसको हज़फ कर दिया यहाँ पे। बात समझ आ गई? तो इससे ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से ये बात जो है वो ज़ाहिर होती है कि दोनों वोल्टेजेस और करंट आपस में क्या है, इन फेज़ है, यानी कि इनके दरमियान जो फेज़ एंगल है वो 0 डिग्री है। अब बात समझ आ गई? अच्छा, जब फेज़ डिफरेंस इनका दरमियान पाइजन वाला वो ज़ीरो है तो उसकी अगर वेव फॉर्म ड्रा की जाए तो वो इस तरह बन जाएगी कि जो आपको सॉलिड वेव फॉर्म नज़र आ रही है किसकी है, वी ऑफ टी इक्वल्स टू वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है, यानी कि ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की ये वेव फॉर्म है। और जो आपको ये डॉटेड लाइन में नज़र आ रही है ये किसको ज़ाहिर कर रही है, इंस्टेंटेनियस करंट को, ठीक है। इंस्टेंटेनियस करंट इज इक्वल्स टू आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि इन फेज़ जो है वेव फॉर्म कैसी होती हैं, जो उनका स्टार्टिंग एंड और फिनिशिंग एंड सेम होता है और एक ही वक्त में दोनों मैक्सिमम पॉइंट पे जाती हैं, पॉजिटिव मैक्सिमम पे, और एक ही वक्त में दोनों जो है वो मैक्सिमम पॉइंट पे जाएंगी नेगेटिव मैक्सिमम, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात जो है वो आपको क्लियर होगी कि दोनों की दोनों वेव फॉर्म क्या है, इन फेज़ हैं, ठीक है। ये इसकी वेव फॉर्म होगी ए में, और दूसरे पॉइंट पे इसकी जो फिगर बी है ये किसको ज़ाहिर करिए, ये इसकी वेक्टर डायग्राम है या इसको फेज़र डायग्राम भी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या बात ज़ाहिर है कि ये एक एरो किसको शो कर रहा है, वी ऑफ टी को, और डॉटेड लाइन पे जो बनाया है वो आई ऑफ टी है, और दोनों के दोनों चूँकि सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये दोनों के दरमियान पाए जाने वाला जो फेज़ एंगल है वो कितना है, 0 डिग्री है। इसी 0 डिग्री की बिना पे इसको हम कहते हैं ये इन फेज़ होते हैं आपस में। तो इससे हमें क्या बात ज़ाहिर होगी कि प्योरली रेजिस्टिव एसी सर्किट्स के अंदर आई ऑफ टी और वी ऑफ टी यानी कि वोल्टेज और करंट दोनों क्या होते हैं, इन फेज़ होते हैं। अच्छा, जब हम इसको ड्रा करते हैं, ठीक है, पावर कर्व, तो ये इस तरह की हमें नज़र आएगी कि एक एक्सिस पे हमने वी ऑफ टी, आई ऑफ टी और पी ऑफ टी जो है वो वाई एक्सिस पे ले लिए, और एक्सिस पे हमने टाइम जो है वो ले लिया, ठीक है। अब पहली जो ये डॉटेड लाइन में इक्वेशन है ये शो कर रही है किसको, आई ऑफ टी को, ठीक है, और जो ये दूसरी कर्व है ये किसको शो कर रही है, वी ऑफ टी को। बात समझ आ गई? अब जैसे ही हम पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान जो है वो वोल्टेज मुहैया होंगे, ठीक है, उसकी वजह से करंट गुजरेगी। अब पॉजिटिव वोल्टेज के दौरान सारी की सारी जो करंट की वैल्यू हो वो पॉजिटिव है, और नेगेटिव वोल्टेज के दौरान सारी की सारी जो करंट की वैल्यू है वो भी क्या है, नेगेटिव है। अब चूँकि जो पावर है वो दोनों का प्रोडक्ट है, ठीक है, तो दोनों जो पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं वी ऑफ टी और आई ऑफ टी की, इनका प्रोडक्ट भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो इस वजह से ये पावर क्या शो करी है, पावर कर पॉजिटिव साइड पे ये बनाएगी है। इसी तरह जब दोनों की वैल्यू नेगेटिव होगी तो उस वक़्त भी दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। इस वजह से ये पावर जो कर्व है ये ऊपर वाली साइड पे ही बनाई गई है, ठीक है। और अगर हम दोनों की एवरेज लें तो एवरेज आ जाएगी वी एम आई एम ओवर 2, और अगर हम इसका जो है स्क्वायर रूट वैल्यूज़ यानी कि रूट में स्क्वायर वैल्यू लेना चाहते हैं तो इसको हम इस तरह ज़ाहिर कर सकते हैं, वी ऑफ टी डॉट आई ऑफ टी, ठीक है। तो जैसे कि अभी हमने ये पावर कर्व में इसकी इक्वेशन देखी थी, तो ये इसकी एवरेज वैल्यू यानी कि एवरेज पावर किसको ज़ाहिर करी है, वी एम आई एम ओवर 2। अब इसी 2 को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2, दोनों को जब प्रोडक्ट करेंगे तो ये 2 ही आएगा, ठीक है। अच्छा, मैक्सिमम वैल्यू ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 जब किया जाता है तो ये रूट में स्क्वायर वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, रूट में वोल्टेज और रूट में स्क्वायर करंट की वैल्यू आ जाएंगी। तो इस तरह जो पावर है वो किसके बराबर होती है, वी इंटू आई, और ये वी इंटू आई क्या है, रूट मीन वैल्यूज़ हैं। और इससे हमें क्या बात ज़ाहिर हो गया कि जो पावर है वो सारी की सारी डिसिपेट हो रही है, ऑल पावर इज़ पॉजिटिव, कोई भी इसमें नेगेटिव कंपोनेंट नहीं है। यानी कि हमने जितनी इनपुट पे पावर मुहैया की वो सारी की सारी आउटपुट पे जो है वो यूज़ हो जाएगी। अब बात समझ आ गई, याद रहेगी बातें। अच्छा, नेक्स्ट है इसकी पावर कर्व प्योरली रेजिस्टिव एसी सर्किट की, ठीक है।
तो जो पावर कर्व है, जैसे कि हमें पता है कि जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज हैं, साइनोसाइडल वोल्टेज, ठीक है, उसकी इक्वेशन है वी ऑफ टी, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वी ऑफ टी इज इक्वल्स टू वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी। और इसी तरह जो इंस्टेंटेनियस करंट है उसकी जो वैल्यू है आई एफ टी इज इक्वल्स टू आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। अब ये तो करंट और वोल्टेज की हो गया, लेकिन जो पावर, जैसे कि हमने पढ़ा था कि वोल्टेज और करंट का जो प्रोडक्ट है उसको हम पावर कहते हैं, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस पावर क्या बनेगी, पी ऑफ टी इज इक्वल्स टू वी ऑफ टी इंटू आई एफ टी। अब वी ऑफ टी की जो वैल्यू है और आई एफ टी की वैल्यू अगर पुट करें तो ये बन जाएगा वी एम आई एम साइन स्क्वायर ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। और बात ज़हन में रहेगी। और बेसिकली होता क्या है कि जब हम नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, ठीक है। जो प्योरली रेजिस्टिव एसी सर्किट है तो उसकी खसूसियात क्या होंगी, जैसे कि हमने पढ़ा है कि इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और इंस्टेंटेनियस करंट जो हैं वो इन फेज़ होते हैं, ठीक है। जब इन फेज़ होते हैं तो दोनों के दरमियान पाया जाने वाला जो फेज़ एंगल फाई है वो कितना होगा, 0 डिग्री। तो इसकी सबसे पहले आपने खसूसियत क्या याद रखी है कि प्योरली रेजिस्टिव एसी सर्किट के अंदर फेज़ एंगल जो है वो 0 डिग्री होता है, ठीक है। दूसरी आप इसकी खसूसियत याद रखेंगे पावर फैक्टर। अब जो पावर फैक्टर, जैसे कि आपने बताया था कि कॉज ऑफ फाई को हम पावर फैक्टर कहते हैं, यानी कि जितनी हमने पावर प्रोवाइड की है वो कितनी जो है वो यूजफुल वर्क में इस्तेमाल हुई है। अगर तो वो सारी की सारी कन्वर्ट हो गई है तो उसका पावर फैक्टर 1 होगा। अगर सारी की सारी कन्वर्ट नहीं हुई तो उसको क्या कहेंगे कि उसका पावर फैक्टर 1 नहीं है, लेस देन 1 है, ठीक है। तो कॉज ऑफ फाई को हम क्या कहते हैं, पावर फैक्टर। इसकी डेफिनेशन भी आप लिख लें, पावर फैक्टर कैन बी डिफाइंड एज, पावर फैक्टर जो है वो जैसे कि आपको बताया कि ये कॉज ऑफ फाई के बराबर होता है। अब पावर फैक्टर की पहले तो आप डेफिनेशन लिख लें, द पावर फैक्टर इज़ द मेजर ऑफ पावर, हाउ इफेक्टिवली इट इज़ कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क, ठीक है। रिपीट कर रहा हूँ, हाउ इफेक्टिवली द पावर इज़ कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क इज़ कॉल्ड पावर फैक्टर। अब जिसका जो पावर फैक्टर है वो 1 होगा, उसका मतलब है कि सारी के सारी जो इनपुट पावर है वो यूजफुल वर्क में कन्वर्ट होगी आउटपुट में। इसकी मिसाल आप इसी तरह समझे कि आपने एक जो है वो मिल्क शेक का गिलास बनाया, ठीक है। उसको जैसे ही आप ब्लेंड करते हैं दूध को, उसके अंदर कोई भी किसी किस्म का फ्रूट डाल के, ठीक है, तो एंड पे जो आपको लिक्विड हासिल होगा वो कुछ लिक्विड होगा और कुछ झाग होती है, ठीक है। सारे का सारा वो कन्वर्ट नहीं होता। जैसे आप गिलास को फिल करते हैं तो आपको महसूस होता है कि गिलास भर गया, हालांकि वो भरा नहीं होता। तो जो ऊपर रिएक्शन आ गया ना, ये यूजफुल वर्क नहीं है, ये हमारी रिक्वायरमेंट नहीं था, यानी कि जो झाग बनी है हमारी रिक्वायरमेंट वो लिक्विड है जो कि हम शेक की सूरत में बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर तो सारी की सारी पावर जो है वो कन्वर्ट हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो उसका पावर फैक्टर 1 है, ठीक है। तो जो प्योरली रेजिस्टिव एसी सर्किट होते हैं उसके अंदर चूँकि फाई की वैल्यू जो है वो 0 डिग्री है और काज ऑफ 0 डिग्री हमेशा 1 होता है, ठीक है। तो दूसरी आप इसकी खसूसियत याद रखेंगे कि पावर फैक्टर ऑफ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट इज़ ऑलवेज यूनिटी, ठीक है। नंबर 3 है, चूँकि इसका पावर फैक्टर यूनिटी है तो इसमें हम ओहम लॉ जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि हमने ओहम लॉ में पढ़ा हुआ है कि V = IR, तो ये सेम उसी तरह एप्लीकेबल है जैसे हमने DC सर्किट में पढ़ा था, ठीक है। तो जब ये एप्लीकेबल है तो इसकी जो पावर है वो भी हम इस तरह हासिल कर सकते हैं कि इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और इंस्टेंटेनियस करंट का जो प्रोडक्ट है वो या V/R या I/R, इसी ओहम लॉ की हम जो है मदद से यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करें। करंट की पुट करेंगे तो ये V/R आ जाएगा और यहाँ पे अगर वोल्टेज की वैल्यू पुट करेंगे तो ये I/R बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो प्योरली रेजिस्टिव एसी सर्किट है इसकी खसूसियात और इसकी जो वेव फॉर्म है ख़ास तौर पे ये आपने याद रखनी है, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।